देखिए आपके एविडेंस में ये धारा 14 तक लिखवा गया था, जिसमें दो क्वेश्चन बनता है। एक तो मन की दशा यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, फिर आपका शरीर की दशा स्टेट ऑफ बॉडी, और जो शारीरिक संवेदना या अनुभूति या फीलिंग जो है, ये हम लिखवाए थे। फिर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका बनता है कि जो सिमिलर फैक्ट होते हैं, समरूप तथ्य होते हैं, सामान्यतः विसंगत होते हैं, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। यानी कि पूर्ववर्ती घटनाओं का सहारा किसी घटना को साबित करने के लिए नहीं लिया जा सकता, लेकिन धारा 14 और 15 में कुछ इसके क्या है, एक्सेप्शन है। और वह एक्सेप्शन आपका लिखवाया भी गया था कि अगर मन की दशा है, विशिष्ट है, तो पूर्ववर्ती घटनाओं को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगर आपका कोई कार्य अचानक कर दिया गया है कि इरादे के साथ, अगर ये प्रश्न है, तो आपका माने उस कार्य की श्रृंखला में जो भी कार्य किए गए हैं, उस पूर्ववर्ती घटनाएं सुसंगत होगी। जैसे उदाहरण लास्ट में मैं लिखवाया था बीमा वाला, कि एक आपका एक घर आपका मैंने बीमा कराया, वो भी जल गया, मुआवजा पा लिया। फिर दूसरे घर का बीमा जलाया, वो भी जल गया, मुआवजा पाया। फिर तीसरे का। तो ये दिखाया जा सकता है कि ये जो घटनाएं हैं, ये अचानक नहीं हो रही हैं, बल्कि ये इरादे के साथ घर जला रहा है और बीमा का धन पा रहा है। तो पूर्ववर्ती। इसके बाद आपका आता है धारा 17 से, इधर से आपका क्वेश्चन बनता है। लिखिए आपका हेडिंग का प्रश्न बना लीजिए भाई। स्वीकृति को परिभाषित करते हुए प्रश्न बनाइए। स्वीकृति को यानी कि एडमिशन को, स्वीकृति को परिभाषित करिए तथा तथा यह किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में की जा सकती है। स्वीकृति को परिभाषित करिए तथा यह किसके द्वारा एवं किन परिस्थितियों में की जा सकती है, इसका वर्णन करिए। इसका वर्णन करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में उत्तर लिखिए इसका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में 17 में स्वीकृति को परिभाषित करते हुए यानी कि एडमिशन को डिफाइन करते हुए, स्वीकृति को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि की के बाद कामा देकर लिखिएगा। की के बाद कामा दीजिए। यह कहा गया है कि स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी, लिखिए स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, जो किसी विवादक तथ्य या
सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, कोई अनुमान इंगित करता है, और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन् पश्चात वर्णित है, जो एतस्मिन् पश्चात माने इसके बाद, एतस्मिन् पश्चात मतलब क्या हुआ, इसके बाद वर्णित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि यह स्पष्ट होता है कि कोई कथन स्वीकृत की श्रेणी में तभी आएगा, कोई कथन स्वीकृत की श्रेणी में तभी आएगा जब वह पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फर्स्ट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फर्स्ट, मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो। यह आवश्यक तत्व है, मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो। सेकंड में लिखिए, ऐसा कथन किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में, ऐसा कथन किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो, कोई अनुमान इंगित करता हो। थर्ड पॉइंट में लिखिए, थर्ड, ऐसा कथन उन व्यक्तियों द्वारा, ऐसा कथन उन व्यक्तियों द्वारा तथा उन परिस्थितियों में किया गया हो, ऐसा कथन उन व्यक्तियों द्वारा तथा उन परिस्थितियों में किया गया हो जिसका उल्लेख धारा 18, 19 तथा 20 में किया गया है, जिसका उल्लेख धारा 18, 19 तथा 20 में किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके अब व्याख्या लिखिए इसकी, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, तो आवश्यक तत्व हो गया। लिखिए, प्रत्येक कथन स्वीकृति नहीं होता, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए, प्रत्येक कथन स्वीकृति नहीं होता,
केवल वे कथन ही स्वीकृत माने जाते हैं, केवल वे कथन ही स्वीकृत माने जाते हैं जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करने वाले होते हैं, अनुमान इंगित करने वाले होते हैं। ऐसा अनुमान, खड़ी पाई देने के बाद लिखिएगा, ऐसा अनुमान बोधगम्य माने समझा जा सके उसे, ऐसा अनुमान बोधगम्य, कामा दीजिए स्पष्ट तथा तारतम्य पूर्ण होना चाहिए। ऐसा अनुमान बोधगम्य, कामा दीजिए स्पष्ट तथा तारतम्य पूर्ण होना चाहिए। ऐसा कथन सक्रिय या निष्क्रिय, ऐसा कथन सक्रिय या निष्क्रिय आचरण द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसा कथन सक्रिय या निष्क्रिय आचरण द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे, एक उदाहरण यहाँ लिख लीजिए, जैसे जहाँ किसी व्यक्ति से खंडन की अपेक्षा की जाती है, माने उसका विरोध करे, जहाँ किसी व्यक्ति से खंडन की अपेक्षा की जाती है, माने वह बोले, उसका विरोध करे, अपेक्षा की जाती है, वहाँ उसका मौन रह जाना स्वीकृति गठित करेगा। वहाँ उसका मौन रह जाना, वहाँ उसका मौन रह जाना स्वीकृति गठित करेगा। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए। स्वीकृत निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा, हेडिंग डाल लीजिए ये, स्वीकृत निम्नलिखित व्यक्तियों में से, स्वीकृत निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के द्वारा, किसी के द्वारा तथा निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकती है। तथा निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकती है। इसका उल्लेख धारा 18, 19 तथा 20 में किया गया है। धारा यहाँ भी ऐड कर लीजिए। इसका उल्लेख धारा 18, 19 तथा 20 में किया गया है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, हेडिंग डालिए धारा 18, धारा 18 हेडिंग डालिए। निम्नलिखित व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए धारा 18 के बाद। निम्नलिखित व्यक्ति
स्वीकृति कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। इसके बाद फर्स्ट लिखिए कार्यवाही के पक्षकार। फर्स्ट लिखिएगा कार्यवाही के पक्षकार, यानी कि 5 हैं। पिछली बार आपका प्री में भी एपीओ में आया था कि कौन कर सकता है, तो 5 में से आपका क्वेश्चन बना था यूपी में। पहला लिखिएगा कार्यवाही के पक्षकार। लिखिए वे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए वे कथन स्वीकृतियां हैं, वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो। वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो तथा वह कथन विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो। विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो। लेकिन कोई भी पक्षकार, इसी लाइन में अभी लिखना है, लेकिन कोई भी पक्षकार अपने कथन द्वारा लेकिन कोई भी पक्षकार अपने कथन द्वारा अपने हित की सीमा तक बाध्य होगा, अपने हित की सीमा तक बाध्य होगा। सेकंड लिखिए पक्षकारों द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता। हेडिंग डालिए पक्षकारों द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता। लिखिए वे कथन स्वीकृतियां हैं वे कथन स्वीकृतियां हैं जो पक्षकार के किसी अभिकर्ता ने किया हो। जो पक्षकार के अभिकर्ता ने किया हो तथा जिसके संबंध में मामले की परिस्थितियों में तथा जिसके संबंध में मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से उस पक्षकार द्वारा
अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है, प्राधिकृत किया हुआ मानता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अभी इसी में लिखना है। अभिकरण के सिद्धांत के अनुसार, एजेंसी इंग्लिश में कहा जाता है, अभिकरण के सिद्धांत के अनुसार जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जब अभिकर्ता यानी कि एजेंट, जब अभिकर्ता अपने प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अभिकरण के चालू रहने के दौरान अभिकरण के चालू रहने के दौरान कोई कार्य अपने मालिक के कोई कार्य अपने मालिक के कारोबार कोई कार्य अपने मालिक के कारोबार के सिलसिले में करता है, कोई कार्य अपने मालिक के कारोबार के सिलसिले में करता है, तब ऐसे कार्य से मालिक बाध्य होते हैं, तब ऐसे कार्य से मालिक बाध्य होते हैं। अगला लिखे, थर्ड लिखे या तीसरा, दो हुआ, अब थर्ड। प्रतिनिधि रूप से वाद करता, हेडिंग डालिए, प्रतिनिधिक रूप से वाद करता, प्रतिनिधिक रूप से वाद करता। लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा, कामा दीजिए, जो प्रातिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों, जो प्रातिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों, या जिन पर प्रातिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, या जिन पर प्रातिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, कामा दीजिएगा, किए गए कथन स्वीकृति होंगे, स्वीकृति होंगे, जब ऐसे कथन ऐसी हैसियत धारण करते समय किया गया हो, जब ऐसे कथन ऐसी हैसियत धारण करते समय नहीं सही रहेगा, हाँ, जब वो हैसियत रखता था, उसको रुके सही करते हैं। वाक्य बोलिए तो लास्ट में।
ऐसी हैसियत के होते हुए लिख लीजिए, सही रहेगा। हाँ, ऐसी हैसियत के होते हुए किए गए हों, या ऐसी हैसियत में, हैसियत के होते हुए लिख लीजिए, सही है वो भी। ऐसी हैसियत के होते हुए किए गए हों, क्योंकि समय का मतलब जब हैसियत धारण किया तब हो जाएगा, समय सही नहीं है वाक्य। फिर एक बार, ऐसी हैसियत के होते हुए, यानी कि जब वह स्टेटस रखता था, उसके पहले बाद में नहीं। उदाहरण, उदाहरण लिखिए, या जैसे, जैसे करके लिखिए, जैसे न्यासी, कामा दीजिए प्रशासक, जैसे ट्रस्टी यानी कि न्यासी, प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक। नेक्स्ट फ्रेंड यानी कि वाद मित्र, कामा देकर लिखिएगा सब, वाद मित्र। फिर कामा दीजिए वादार्थ संरक्षक, यानी कि गार्जियन एड लिटेम, वादार्थ संरक्षक। इसके बाद कामा देकर लिखिए प्रापक, यानी कि रिसीवर। इसके बाद कामा देकर लिखिए लिक्विडेटर, यानी कि परिसमापक, लिक्विडेटर हिंदी में परिसमापक इत्यादि। दो तीन उदाहरण आपका पर्याप्त है। चौथा लिखिए, आपका 3 हुआ, चौथा खंड लिखिए, विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा, हेडिंग डालिए, विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, ऐसे व्यक्तियों द्वारा कथन किए गए हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा कथन किए गए हैं, कामा दीजिएगा, जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में, जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है, कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है, कोई सांपत्तिक यानी कि प्रॉपर्टी संबंधी या धन संबंधी हित है। प्री में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस हित, कौन सा हित रखने वाला व्यक्ति एडमिशन कर सकता है, तो इसमें एक हित आपका छूटा हुआ है, व्यक्तिगत हित। तो प्री में भी टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है कि कौन हिताधिकारी द्वारा किया गया कथन स्वीकृति नहीं है 18 में, तो जो सांपत्तिक हित रखता है ही, जो धन संबंधी रखता है ही, लेकिन एक इंटरेस्ट छूटा है, वह व्यक्तिगत। प्री में भी आ सकता है ये टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ ध्यान लोग देते ही नहीं, और जहाँ नहीं ध्यान देंगे वहीं से अब क्वेश्चन बन रहा है प्री में। लिखिए, आपका धन संबंधी हित है, और जो इस प्रकार, और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में, और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में तथा हित के चालू रहने के दौरान किया गया हो, तथा हित के चालू रहने के दौरान किया गया हो, पांचवा लिखिए, उस व्यक्ति द्वारा, हेडिंग डालिए, उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो, उस व्यक्ति द्वारा
जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन जिनसे वाद के पक्षकारों का, जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में, वाद की विषय वस्तु में देखिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए वाक्य बोलिए तो फिर। अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, तथा ऐसे कथन हित के चालू रहने के दौरान किए गए हों, तथा ऐसे कथन हित के चालू रहने के दौरान किए गए हों। हेडिंग डालिए धारा 19। भाई 3 धारा इसमें है ना, कौन करेगा स्वीकृति। धारा 19 हेडिंग डालिए, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, वे कथन, तो बेरेट कठिन है इसमें, तो आपका रट्टा मारना पड़ेगा। लिखिए वे कथन कामा दीजिए जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, वे कथन कामा दीजिए जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, फिर कामा दीजिए जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध, जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, कामा दीजिए स्वीकृतियां हैं, स्वीकृतियां हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा, यदि ऐसे कथन
ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन है या ऐसे दायित्व के अधीन है। हेडिंग डालिए धारा 20 सेक्शन 20 धारा 20 लिखिए। हेडिंग डालिए वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वे कथन कामा दीजिएगा जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है। विवक्षित नहीं काम करेगा। यहाँ प्री में आपका 2 क्वेश्चन बनता है, रेफरी का सिद्धांत और कैसे आपका प्राधिकृत किया गया है। तो एक्सप्रेस केवल, इम्प्लाइड नहीं, अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया गया है, कामा दीजिए, स्वीकृतियां हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दृष्टांत या उदाहरण, इलस्ट्रेशन लिखिए। प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है? प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है?
ख से क कहता है कि, ख से क कहता है कि के बाद कामा दीजिए और उसके बाद जो कथन है चूंकि तो ऊपर डबल इन्वर्टेड कामा दीजिएगा ऊपर साइड में। अब जो अगला शब्द लिखिएगा ऐसे कामा दे दीजिएगा डबल। हाँ, जहाँ वाक्य समाप्त होगा कथन यहाँ आपका क्या किया जाएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। लिखिए, ख से क कहता है कि जाकर ग से पूछ लो, जाकर ग से पूछ लो, बीच में कामा दीजिएगा। ग इस बारे में सब कुछ जानता है, जाकर ग से पूछ लो, फिर बीच में कामा, ग इस बारे में सब कुछ जानता है। इन्वर्टेड कामा ऊपर से बंद कर दीजिए आपका, और फुल स्टॉप देने के बाद इन्वर्टेड कामा ऊपर से आपका बंद करना है, यानी कि फिर ऊपर से ऐसे लगा देना है डबल। लिखिए, ग का कथन स्वीकृति है, ग का कथन एडमिशन है, स्वीकृति है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है, आपका स्वीकृति में कॉन्सेप्चुअल बनता है। ये क्वेश्चन आपका ये यूपी एपीओ में आ चुका है और कॉन्सेप्चुअल बनता है। वह बनता ये है कि स्वीकृति के सुसंगत के आधार बताइए। प्रश्न बनाइए भाई, स्वीकृति के सुसंगतता का आधार बताइए। स्वीकृति की सुसंगतता का आधार बताइए। या दूसरे आपका एंगल से ये पूछ सकता है कि एडमिशन को साक्ष्य में क्यों रेलेवेंट बनाया गया है। उसको लिखिए, स्वीकृति को आप लिख करके लिख लीजिए, स्वीकृति को साक्ष्य में क्यों सुसंगत बनाया गया है, इसकी व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन आपका किसी सेक्शन से कवर नहीं होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और यूपी में तो आपका ज़्यादातर सेक्शन वाइज न पूछ के कंसेप्चुअल ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखिए, शुरुआती दौर में भी कंसेप्चुअल एक दो क्वेश्चन है लिखवाने, उसको अब एक दो दिन में उसको भी लिखवाते हैं, पहले ये क्रम से हो जाए कुछ। लिख लिए, स्वीकृति साक्ष्य में क्यों सुसंगत है, इसकी व्याख्या करिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके उत्तर। विद्वान फिप्सन ने, फिप्सन, विद्वान फिप्सन ने, फी आधा प स न, फिप्सन ने स्वीकृति को साक्ष्य में सुसंगत, विद्वान फिप्सन ने स्वीकृति को साक्ष्य में सुसंगत बनाए जाने के निम्नलिखित आधारों को बताया है, के निम्नलिखित आधारों को बताया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पहले लिख लीजिए, तब इसी की व्याख्या करना है। फर्स्ट लिखिए, स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है। फर्स्ट में लिखिएगा, स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती है। सेकंड में लिखिए, स्वीकृति अपने हित के विरुद्ध होती है। स्वीकृति अपने हित के विरुद्ध होती हैं।
थर्ड लिखिए, यानी कि तीसरा आधार, स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में होती है। स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में होती है। चौथा लिखिए, स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में होती है। स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में होती है। यही चार आधारों की व्याख्या करना है और भारत में इसको कोरिलेट करते रहना है सेक्शन वाइज। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक सेक्शन में आपका कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मेंस में इस समय लगातार आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके आपका लिखिए, स्वीकृति इस आधार पर सुसंगत बनाई गई है। स्वीकृति इस आधार पर सुसंगत बनाई गई है कि स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता। स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता। यह दो प्रकार की होती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, एक न्यायिक स्वीकृति तथा दूसरी गैर न्यायिक। यह दो प्रकार की होती हैं, एक न्यायिक स्वीकृति तथा दूसरी गैर न्यायिक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार भारत में केवल न्यायिक स्वीकृतियां ही सबूत का अभित्यजन करती हैं। प्री में भी पूछा जाता है ये। भारत में केवल न्यायिक स्वीकृतियां ही सबूत का अभित्यजन करती हैं। वैभियर करती हैं, माने सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, अभित्यजन करती हैं, जबकि गैर न्यायिक स्वीकृति को साबित किया जाना आवश्यक है। जबकि गैर न्यायिक स्वीकृति को साबित किया जाना आवश्यक है। ये जो पहला आपका पॉइंट था उसकी व्याख्या की गई कि स्वीकृति किसका अभित्यजन करती है, एविडेंस का। अब जो ये दूसरा पॉइंट आप लिखे हैं कि आपका कि स्वीकृतिकर्ता के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में होती हैं, हित के विपरीत होती हैं, इसलिए सुसंगत बनाई गई हैं। अब इसकी व्याख्या करना है तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, यानी कि जो दूसरा आपका तत्व है, आपका आधार, अब उसकी व्याख्या की जाएगी। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए, स्वीकृति इसलिए साक्ष्य में सुसंगत होती हैं। स्वीकृति इसलिए साक्ष्य में सुसंगत बनाई गई हैं भी लिख सकते हैं, बनाई गई हैं
क्योंकि यह स्वीकृतिकर्ता के क्योंकि यह स्वीकृतिकर्ता के हित के प्रतिकूल होती हैं। हित के प्रतिकूल होती हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत सामान्यतः यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत कोई कथन तभी करेगा जब वह कथन सत्य हो। जब वह कथन सत्य हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में इस आधार को समाहित करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में इस आधार को समाहित करते हुए यह कहा गया है कि स्वीकृति उसे करने वाले कहा गया है कि के बाद कामा दे देना है। स्वीकृति उसे करने वाले या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध स्वीकृति उसे करने वाले या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत होगी तथा साबित की जा सकेगी। सुसंगत होगी तथा साबित की जा सकेगी। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इस धारा में 3 ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं। इस धारा मैंने 21 में ऊपर भाई सेक्शन लिखवा गया है। इस धारा में 3 ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जहां स्वीकृति करने वाला व्यक्ति उसे अपने पक्ष में साबित कर सकेगा। स्वीकृति करने वाला व्यक्ति उसे अपने पक्ष में साबित कर सकेगा। 3 कंडीशन है, लिखना नहीं है डिटेल में क्योंकि हम आधार लिखवा रहे हैं। अगला फिर पैराग्राफ चेंज करिए। स्वीकृतियां इसलिए सुसंगत बनाई गई हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ये जो तीसरा आधार है वो चल रहा है। स्वीकृतियां इसलिए सुसंगत बनाई गई हैं
क्योंकि वे पक्षकार के कथन तथा उसके मामले में वे पक्षकार के कथन तथा उसके मामले में विभेद पैदा करती है। विभेद पैदा करती हैं और उसे क्षति पहुंचाती हैं और उसे क्षति पहुंचाती हैं। और उसे क्षति पहुंचाती हैं। अतः विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में अतः विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में इसे सुसंगत बनाया गया है। इसे सुसंगत बनाया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्वीकृतियां इस आधार पर सुसंगत बनाई गई हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। स्वीकृतियां इस आधार पर सुसंगत बनाई गई हैं क्योंकि वे सत्य के रूप में होती हैं। क्योंकि वे सत्य के रूप में होती हैं। यह माना जाता है कि यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत कोई बात करता है, यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत कोई बात करता है तो वह बात सत्य ही होगा। तो वह बात सत्य ही होगी, लिखिएगा। वह बात सत्य ही होगी, तभी तो अपने हित के विपरीत किया है। एक उदाहरण आपका हम बता देते हैं। लिखना चाहें तो एक उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे ए ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ। अब ये अपने फेवर में बातें लिखा है कि विरोध में? विरोध में, क्योंकि अगर ये बातें साबित हो गई तो ए को 5,000 रुपया लौटाना पड़ेगा। तो आखिर ए द्वारा लिखी गई बातें क्यों सुसंगत मान लिया जाए? तो लास्ट पॉइंट ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत कोई बात करता है तो वह बात ये माना जाता है कि क्या होगी? सत्य। तभी तो कहा है कि हम 20 से 5,000 रुपया क्या लिए हैं? उधार। ये 4 आधार अच्छे आपका तैयार रखिएगा अच्छे से। इसको अगला लिखिए। अगला लिखिए स्वीकृति का एविडेंशियल वैल्यू। ये भी निपटा दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। हेडिंग डालिए स्वीकृति का साक्षिक मूल्य। स्वीकृति का साक्षिक मूल्य। आप लिख करके लिखिएगा प्रश्न स्वीकृतियों का प्रभाव। आप लिख करके लिखिए स्वीकृतियों का प्रभाव। देखिए किसी क्वेश्चन में पूछल्ला जोड़कर हो सकता है ये पूछ ले, या अलग से टिप्पणी में पूछ सकता है। स्वीकृतियों का प्रभाव, या ये दे सकता है स्वीकृति किस रूप में प्रवर्तित होगी, किस रूप में लागू होगी, इनफोर्स होगी। लिख लीजिए आप लिख करके स्वीकृति किस रूप में
प्रवर्तित होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 में, यानी कि 31 में, 31 में स्वीकृति का प्रभाव दिया गया है। स्वीकृति का प्रभाव दिया गया है, जिसके अनुसार स्वीकृतियां, अनुसार के बाद कामा दे दीजिएगा, जिसके अनुसार स्वीकृतियां, फिर कामा दीजिए, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। स्वीकृतियां, फिर कामा देकर लिखिएगा, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। फिर कामा दीजिए, किंतु एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट, किंतु एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी। किंतु एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त धारा के विश्लेषणोपरांत उपर्युक्त धारा के विश्लेषणोपरांत निम्नलिखित दो बातें निष्कर्षित होती हैं। निम्नलिखित दो बातें निष्कर्षित होती हैं। फर्स्ट लिखिए, स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती। स्वीकृतियां, फर्स्ट में लिखिएगा, स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती। सेकंड में लिखिएगा, स्वीकृतियां विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी। स्वीकृतियां विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी। अब पैराग्राफ चेंज करके इन्हीं दोनों की व्याख्या करनी है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। निश्चायक सबूत की परिभाषा पहले निश्चायक सबूत पर अटैक करना है। निश्चायक सबूत की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 4 में देते हुए, इस अधिनियम की धारा 4 में देते हुए यह कहा गया है कि की के बाद कामा देकर लिखिएगा, जहां की इस अधिनियम द्वारा
जहाँ के इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है। निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, कामा दीजिए। वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा। अन्य माने अन्य तथ्य, उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चूंकि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती, चूंकि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती, अतः इसे नासाबित किया जा सकेगा, माने गलत साबित किया जा सकेगा। अतः इसे नासाबित किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृतियां अकाट्य तर्क नहीं है। इसको साबित किया जा सकता है कि ये गलत है या भ्रम में कर दी गई है, यानी कि इसको काटा जा सकता है। इसीलिए आपका लिखवाया गया कि निश्चायक सबूत नहीं, यानी कि इसका खंडन किया जा सकता है। खंडन का मतलब लीगल भाषा में ना साबित, डिस्प्रूफ किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट ये है कि किस रूप में इन्फोर्स होगा, तो दूसरा पॉइंट में लिखवा गया स्टापेल के रूप में। तो वो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, चूंकि स्वीकृतियां चूंकि स्वीकृतियां विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी, विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगे, अतः अतः जब एक बार स्वीकृति को न्यायालय में साबित कर दिया जाता है, अतः जब एक बार स्वीकृति को न्यायालय में साबित कर दिया जाता है, तब तब स्वीकृतिकर्ता को तब स्वीकृतिकर्ता को अपने कथन से मुकरने से, भाई विबंध का मतलब ये हुआ, तब स्वीकृतिकर्ता को अपने कथन से मुकरने से
रोक नहीं लिखिएगा भाई, विबंधित कर दिया जाता है। रोक ना लिखेगा, वीक शब्द है। रोक का मतलब विबंधित, विबंधित कर दिया जाएगा, विबंधित कर दिया जाएगा, वहीं रोक दिया जाएगा, लेकिन लीगल भाषा में लिखना है, रोकना नहीं। विबंधित कर दिया जाएगा जब स्वीकृति विबंध का रूप ले लेती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण वाक्य है। जब स्वीकृति विबंध का रूप ले लेती है, यानी कि अब मुकरने से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जब स्वीकृति विबंध का रूप ले लेती है तब वह निश्चायक हो जाती है। ये इंटरव्यू में पूछा गया है, मेंस में तो लिखना है। तब वह निश्चायक हो जाती है, यानी कि अब इसे काटा नहीं जा सकता, लेकिन कब, जब ये किस रूप में इन्फोर्स हो गई, स्टॉप। जब तक विबंध का रूप न ले तब तक आप गलत साबित कर सकते हैं। ये पैराग्राफ आपका प्रभाव में एक धारा और जोड़ सकते हैं, 58 लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस अधिनियम की धारा 58 के अनुसार इस अधिनियम की धारा 58 के अनुसार न्यायिक स्वीकृतियों को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। न्यायिक स्वीकृतियों को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि गैर न्यायिक स्वीकृति को, माने एक्स्ट्रा जुडिशियल, जबकि गैर न्यायिक स्वीकृति को साबित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार आपका एविडेंशियल वैल्यू एकदम सटीक भाषा में लिखवा गया। एक भी शब्द आप देखिए भाई, एक भी शब्द इसमें फालतू नहीं मैं लिखवाया हूँ, आप देख सकते हैं। जितना आप लिख सकते हैं आप कंपटीशन में, केवल और केवल उतना ही लिखवाया गया, एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ इसमें। अगला प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न जो बनता है, लास्ट प्रश्न आपका, स्वीकृति की सुसंगति। स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, उनका उल्लेख करिए। स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, उनका उल्लेख करिए। यहाँ थोड़ा सतर्क किए रहना है कि यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है वह दो मॉडल से बनता है। पहला मॉडल आपका जो बना है यूपी में, पहला मॉडल ये बना है कि स्वीकृतियां आपका, माने स्वीकृतियां उन व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होती हैं और साबित की जा सकती हैं जो स्वीकृति किया है। इस सिद्धांत की अपवादों सहित व्याख्या करिए। तो अगर केवल इतना क्वेश्चन बनाए तो आप केवल सेक्शन आपका 21 लिखिए, मैं बता दूं। और एडमिशन कब रिलेवेंट होगा, कब सुसंगत होगा, ये फुल क्वेश्चन पूछे तो 21 भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत 22 भी 2 लाइन, 22A भी और 23 भी। प्री में भी आ सकता है कि एडमिशन कहाँ से कहाँ तक रिलेवेंट बनाया गया है, तो आपका 21 से लेकर 23 तक। फिर एक बार मॉडल देखिए, क्योंकि हम लिखवाएंगे एक ही में, अगर अलग क्वेश्चन आता है तो धारा 21 पर अलग क्वेश्चन भी बनता है। फिर एक बार देखिए, जो पक्षकार एडमिशन करता है वह उसके विरुद्ध सुसंगत होता है, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। अपवाद मतलब अपने फेवर में भी
वह उसका प्रयोग कर सकता है। तो इसके लिए केवल और केवल सेक्शन कौन लिखेंगे? 21। और रेलेवेंसी पूछ ले तब तो भाई 21 भी लिखना पड़ेगा, 22 भी, 22A भी और 23 भी। तो 21 ज़्यादा है और 22 है और 23 आपका आधा पेज में समाहित कर देना है, क्योंकि अटैक ज़्यादा किस पर करना है? 21 पर। लिखिए आपका, लिखिए भारतीय साक्ष्य, उत्तर लिखिए इसका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21, 21 कामा दीजिए 22, फिर कामा दीजिए 22A, कैपिटल ए लिखिएगा, 22A तथा 23 में स्वीकृतियों को सुसंगत बनाया गया है। स्वीकृतियों को सुसंगत बनाया गया है जो निम्नलिखित हैं। सेक्शन पहले लिख दीजिएगा चारों। स्वीकृतियों को सुसंगत बनाया गया है जो निम्नलिखित हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए धारा 21 सेक्शन 21 लिखिए। हेडिंग डालिए स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना, और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के, स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है, या उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी। और साबित की जा सकेंगी। कामा देकर लिखिएगा, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय, निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कितनी अवस्थाएं या परिस्थितियां दी गई हैं, 3।
वो रट कर जाना है। लिखिए पहला आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पहला, यानी कि वही तीन परिस्थितियां आप लिखनी है। पहला लिखिए कोई स्वीकृत उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा माने ये तीन कंडीशन में अपने फेवर में कर सकता है। देखिए कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से माने उसका हित प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर एक बार देखिए पहला खंड में कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता कामा दीजिएगा तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस बिंदु पर इस धारा का दृष्टांत सी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार क अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है। लिखिए क अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है। वह अपने द्वारा लिखित फुल स्टॉप देकर लिखे खड़ी पैर देने के बाद वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला और उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र पेश करता है। खड़ी पैर देकर इसी लाइन में लिखिएगा पत्र की तारीख का कथन ग्राह्य है। क्योंकि यदि क की मृत्यु हो गई होती
तो वह धारा 32 के खंड 2 के अधीन ग्राह्य होता। तो वह धारा 32 के खंड 2 के अधीन ग्राह्य होता। कल आपका लिखवाया जाएगा, कल से लेक्चर भी शुरू किया जाए आपका। तो ऐसा किया जाए, पुलिस एक्ट वहीं पढ़ाना है आपका, 4-5 दिन में ख़त्म किया जाए, वो भी 10-15 क्वेश्चन बताना है। तो कल से आपका पहले पीरियड में लिखवाया जाएगा, सेकंड पीरियड में आपका मैंने पुलिस एक्ट जो बचा है लेक्चर दिया जाए, क्योंकि अब एविडेंस आपका काफ़ी खिंच गया है। अब कन्फेशन 32 आएगा, फिर आपका नहीं कि कम ही क्वेश्चन बचे हैं। मान के चलिए, हमें लगता है 3-4 दिन में, इस हफ्ते तक हम खींच ले जाएंगे। ज़्यादा नहीं होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाएगा, 3-4 घंटा लगातार लिखवा देंगे जहाँ तक पढ़ा गया है इस हफ्ते, क्योंकि सोमवार से आपका प्रेशर हम पर भी ज़्यादा है भाई। वैकेंसी आजकल यूपी की लगी है भाई, ऐसा चला है जो बिहार में भी सब्जेक्ट हो, पहले यूपी में। तो सोमवार से आपका क्लास माने नया बैच शुरू होगा। उसमें एक तो एपीओ का सीआरपीसी बची है, तो सीआरपीसी चला दिया जाए, स्पीड बढ़ा के लिखवा दिया जाए। एक कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं जो थोड़ा आसान हो, ताकि आपका जल्दी समाप्त भी हो जाए और आपका थोड़ा आसान भी रहे भाई। आपका तब और सब्जेक्ट लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि शाम वाले में यूपी बिहार थोड़ा मिक्स करके हमें चलाना है। तो ऐसा किया भाई, बिहार भी आपका हो सकता है जनवरी में आ जाए, चांस है, क्योंकि वहाँ भी आपका पता कराया गया, वैकेंसी आयोग में पड़ी हुई है। तो बिहार और यूपी एक ही बार आपका 4-5 माह में हो जाएगा, तो दोनों को लेकर चला जाए। वैसे सुबह शुद्ध रूप से अभी यूपी चल ही रहा है, कोई बिहार का नया सब्जेक्ट नहीं लगा। तो कल क्लास चलेगा। कल पहले आपका लिखवाया जाए एविडेंस, सेकंड पीरियड में पुलिस एक्ट का लेक्चर चलेगा।